इंडियन पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करती है और जिस पार्टी के मेजोरिटी कैंडिडेट जीतती हैं वही सरकार बनाती है, राज्य या फिर केंद्र में यही कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है या फिर नहीं है, होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी को हम थ्योरेटिकल दो तरीकों से कायम रख सकते हैं। पहला तो ये हो गया है कि वैश्विक मताधिकार, समय समय पर इलेक्शन करवाना, गुप्त मतदान वगैरह वगैरह, और दूसरा है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, मतलब कि पार्टी में कैंडिडेट का चुनाव किस प्रकार से हो रहा है, पार्टी के अंदर इलेक्शन, इसके साथ साथ में पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सारी चीजें। मतलब कि देश में डेमोक्रेसी होने के साथ साथ में पार्टी में भी डेमोक्रेसी होना जरूरी है। पार्टी की डेमोक्रेसी को हम नॉर्मली इनर पार्टी डेमोक्रेसी या फिर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन इसके लिए एक अच्छा पॉलिटिकल शब्द है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, और भारत में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होना तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। पहली बात तो यह है कि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में केवल एकमात्र प्रावधान आरपीए 1951 की सेक्शन 29A में किया गया है, जो केवल पॉलिटिकल पार्टियों की रजिस्ट्रेशन के बारे में है। मतलब कि कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो ये बताता है कि पार्टियों के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर सकती है। इलेक्शन कमीशन बेसिकली पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करती है, चुनाव कराती है और चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय और राज्य पार्टी घोषित करती है। इलेक्शन कमीशन के पास में भी इंटरनल डेमोक्रेसी को लागू करने के लिए इलेक्शन कंपलसरी करवाने का भी पावर नहीं है। 1990 में एन शेषान, जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने आदेश दिया है कि पार्टियों के अंदर इलेक्शन होंगे और जो भी पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएगी उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के नियमों का उल्लंघन होने के बावजूद भी पार्टियों को पनिशमेंट नहीं दे सकती है। ये तो ठीक वैसे ही हो गया है कि जैसे टीचर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कहता है, यदि बच्चा ना पढ़ता है तो टीचर कुछ नहीं कर सकता है, मारपीट नहीं सकता है, प्रिंसिपल कुछ नहीं कहता है, पेरेंट्स कुछ नहीं कहता है। टीचर बस लगा पड़ा है कहने के लिए पढ़ लो, वो भी कर कुछ नहीं सकता है, पनिशमेंट नहीं दे सकता है। तो क्या स्टूडेंट पढ़ेंगे? जाहिर नहीं पढ़ेंगे। जो 1-8% पढ़ भी लेंगे वो भी कुछ समय बाद में एक समान हो जाएंगे। हालांकि हमारे स्कूल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी के मामले में कुछ ऐसा ही है। तो ऐसी परिस्थिति में भला कोई पार्टी क्यों इलेक्शन करवाएगी, और करवाएगी भी तो नाम आदर के लिए, ढोंग करने के लिए कर देगी, पदों पर मनोनीत कर देंगे या फिर निर्विरोध हो जाएंगे कि जितने पद हैं उतने कैंडिडेट हैं। तो ये कोई डेमोक्रेसी थोड़ी हुई। बाहर से देखने पर लगता है कि यहाँ ठीक है, लेकिन अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भी मुंह मोड़ लेती है। हाल ही में जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के इलेक्शन हुए हैं वो हम कह सकते हैं कि काफी हद तक डेमोक्रेटिक थे, लेकिन उसका उद्देश्य भी कोई पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी बिल्ड करना नहीं था। 1980 में चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एसएल शेखदर ने टिप्पणी की थी कि ये पॉलिटिकल पार्टी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की बात करती है, लेकिन जब बात इनकी पार्टी के अंदर की आती है तो यहाँ पर ये इन सिद्धांतों को इग्नोर कर देती है। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी के लिए दूसरा चैलेंज है दल बदल अधिनियम 1985, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसी कानून के जरिए पहली बार पॉलिटिकल पार्टी का संविधान में जिक्र हुआ। ये कानून कहता है कि स्पीकर राज्य विधानसभा और संसद के मेंबर, मतलब कि एमएलए और एमपी को अयोग्य करा सकता है यदि वो अपनी पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ पार्टी बदलता है या फिर किसी मुद्दे पर वोट देता है या फिर नहीं देता है। ये कानून इसलिए लाया गया ताकि सरकार को बार बार गिरने से रोका जा सके। नहीं तो क्या होता है कि किसी पार्टी की सरकार है तो दूसरी पार्टी वाले उसके मेंबर को खरीद लेते हैं, खरीद फरोख्त होती है, तो उस चक्कर में सरकार गिर जाती है। और बार बार जब सरकार गिरती है, इस तरह की चीजें होती हैं, तो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। अब ये कानून कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसका संशोधित करना चाहिए और ऐसे फैक्टर को ही रखना चाहिए जहां पर सरकार गिरने का खतरा हो, जैसे अविश्वास प्रस्ताव हो गया है। बाकी मुद्दों पर एमएलए एमपी अपने विवेक का यूज करे। पार्टियों के अंदर की डेमोक्रेसी यहीं तक सीमित नहीं है, इसके साथ साथ में टिकटों का वितरण, मतलब कि कैंडिडेट को भी डेमोक्रेटिक तरीके से खड़ा किया जाना चाहिए, नहीं तो कुछ ऐसा हाल होगा। पहला है वंशवाद। हाल ही में जो 17वीं लोकसभा है उसके 30% सांसद पॉलिटिकल फैमिली से हैं। और दूसरा है वेल्दी बैकग्राउंड। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके 30% कैंडिडेट की संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा थी, मतलब कि वो करोड़पति थे। और बीजेपी और कांग्रेस ये तो नेक्स्ट लेवल थे, इनके 83% कैंडिडेट करोड़पति थे। तीसरा है क्रिमिनल्स। 43% एमपीज क्रिमिनल्स बैकग्राउंड से है। और चौथा है सेलिब्रिटी। किसी सेलिब्रिटी को टिकट दे दो, क्रिकेटर या फिर एक्टर को, इन्हें बताओ कि ये पॉलिटिक्स है, क्रिकेट स्टेडियम या फिर फिल्म स्टूडियो नहीं है। सेलिब्रिटीज के साथ साथ में धर्म के बाबा लोग को भी टिकट बखूबी मिलते हैं, क्योंकि लोग धर्म से कनेक्ट हैं, वो इन्हें वोट देंगे और ये लोग धार्मिक होने का ढोंग करते हैं। इन चारों पॉलिटिकल इश्यू पर डिटेल से अलग अलग बात की जा सकती है और करूंगा भी। हालांकि क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स पर एक वीडियो अवेलेबल है। अब कोई नॉर्मल आदमी पॉलिटिक्स में आना चाहता है जिसका कोई
पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है तो वो कैसे आएगा। अब कई लोग कहेंगे कि निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, तो हाल ऐसा है कि 44,962 टोटल अब तक लोकसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए, जिसमें से केवल 222 ही जीते हैं, सांसद बने हैं। मतलब कि जीतने की पॉसिबिलिटी आधे % से भी कम है। अब कई लोग ये भी आर्गुमेंट कर सकता है कि अलग से पार्टी शुरू कर दो, तो ये चीज़ जितनी आसान लगती है उतनी आसान एक्चुअली में है नहीं। मतलब कि आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट ये दूं तो भी गलत नहीं होगा कि पॉलिटिक्स कुछ गिने चुने लोगों की, कुछ पावरफुल लोगों की रह गई है। आम आदमी के हाथों से तो ये कोसों दूर है। सीधा और सिंपल कहने का मतलब ये है कि पार्टी में कैंडिडेट मतलब कि टिकटों का वितरण डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आपके पास में पैसा है, आप क्रिमिनल्स हो, या फिर आप एक पब्लिक फिगर हो। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के लिए कुछ प्रयास भी किया गया। विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी 1999 में, जिसमें उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल डेमोक्रेसी और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात की थी। एआरसी के 2008 की एथिक्स एंड गवर्नेंस रिपोर्ट ने भी इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को हाईलाइट किया था। और 2011 का ड्राफ्ट पॉलिटिकल पार्टी एक्ट, हालांकि ये एक्ट ही रहा, कानून बनने सका, लेकिन इसने डिटेल से बात की कि पार्टी में किस प्रकार से डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी सच्चे मायनों में तभी ही पॉसिबल हो पाएगी जब पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जाए, मतलब कि संवैधानिक। अब पार्टी संवैधानिक क्यों नहीं है, इसके बारे में B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल राज्य की इकाई जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को प्रदान कर सकता है। इनकी कार्य प्रणाली लोग और पॉलिटिकल पार्टी पर निर्भर करती है, और इन्हें ये अपनी इच्छा राजनीति को पूरा करने के लिए साधन के रूप में स्थापित करेंगे। हालांकि संविधान सभा पॉलिटिकल पार्टी पर चुप ही रही, लेकिन हकीकत तो ये है कि संविधान के कॉन्सेप्ट से पहले भी भारत में पार्टी का कॉन्सेप्ट था। खैर जो भी हो, लेकिन सही बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं को यह भली भांति पता था कि इस समय की परिस्थिति अलग है, आगे आने वाले समय में परिस्थिति अलग आएगी, इसीलिए संविधान में परिवर्तन होते रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने संशोधन की व्यवस्था की। तो सॉल्यूशन में मुझे ये लगता है कि संविधान में संशोधित होना चाहिए और पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना चाहिए। पार्टी के बारे में डिटेल से बात हो, पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी के बारे में भी, क्योंकि ये चीजें हम नैतिकता पर नहीं छोड़ सकते हैं। कठोर स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए।